Good morning, Tab. Hope you all will be okay. And today we are going to start the next topic of our chapter, and our topic is Principle of Reversibility of Light. तो आज हम Reversibility of Light के बारे में स्टडी करने वाले हैं. तो कुछ तो नाम से आइडिया हो गया होगा. Reversibility मीन्स हम इस फिनोमेना के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लाइट है वो अपने पाथ पर रिवर्स कब ट्रैवल करेगी. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पहले होता क्या है हम वो लिखते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस if our light suffers, अगर हमारी लाइट बहुत सारे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद सफर मल्टीपल बहुत सारे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद किसी मिरर पर पड़े मल्टीपल रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस and falls and then fall normally तो पता है ना, normally means perpendicularly. ठीक है, falls normally on a plane mirror then it reverse या retrace its path और हम कह सकते हैं कि इट्स पाथ विल रिवर्स्ड, उसका पाथ रिवर्स्ड हो जाएगा. तो क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस इफ अवर लाइट सफर्स, अगर हमारी लाइट सफर करती है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शन, बहुत सारे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हो सकते हैं. आप जो भी प्रोसेस ले रहे हैं उसमें एक रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन हो सकता है, उसमें दो रिफ्रैक्शन एक रिफ्लेक्शन हो सकता है, मीन्स मल्टीपल 3 4 5 या रिफ्लेक्शन भी कई हो सकते हैं. एंड देन फॉल्स नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर, और लास्ट में कहाँ डले, किसी प्लेन मिरर पर नॉर्मली अगर वो इंसिडेंट होगी तो क्या करेगी, रिट्रेस इट्स पाथ. अब रिट्रेस करना क्या होता है, उसी पर वापस चलना जो उसका पहले पाथ था. तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स पाथ विल रिवर्स, उसका पाथ रिवर्स हो जाएगा. और इसी को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. तो देखिए हम डायग्राम से और अच्छे से समझते हैं कैसे होगा. हम कंसीडर कर सकते हैं कि कोई आपका सरफेस है, ये सरफेस है जो दो मीडियम को अलग करता है. ठीक है, ये आपका मान लीजिए फर्स्ट मीडियम है, ये आपका सेकंड मीडियम है. तो आपको पता है अलग अलग मीडियम है तो उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग हो सकती है. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में. अब आपको पता है ऑप्टिकल डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा, और ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा. और जो डेविएशन इन पाथ था कि आपकी लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हो रही है, वो ऑप्टिकल डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है. मोर ऑप्टिकल डेंसिटी मोर डेविएशन, लेस ऑप्टिकल डेंसिटी लेस डेविएशन. ठीक है, तो ये देखिए कि ये आपका फर्स्ट मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप μ1 कह सकते हो. कई बुक्स में हम डिस्कस करेंगे म्यू सिंबल मिलेगा, या कुछ बुक्स में है ना n1 सिंबल भी मिलता है. तो आप n या म्यू कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं. इसके लिए हम लिखेंगे इसको, अगर आप n ले रहे हैं तो इसके सिंबल को हम क्या ले लेंगे, n2. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम होगा और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम है. और आपकी मर्जी है, आप n1 को ग्रेटर n2 लें या n2 को लेस देन n1 लें. ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि n1 इज लेस देन n2, मीन्स दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी में डिफरेंस है. ये भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. इफ देयर इज नो डिफरेंस इन ऑप्टिकल डेंसिटी, जो ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होंगे तो आपकी लाइट है वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी. क्या करेगी, सेम अपने पाथ पे चलेगी. ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि आप में इनमें डिफरेंस होना चाहिए. तो मान लिया हमने कि आपकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम है वो लेस है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम है वो लार्जर है, मोर है. तो ये आपकी रे इंसिडेंट होगी. अब आपको पता है जहां भी रे इंसिडेंट होगी वहां आपको क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. तो नॉर्मल ड्रॉ किया. ठीक है, अब जो आपकी रे इंसिडेंट हुई है वो इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इनके बीच का जो एंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, अब पहले हम डॉटेड ड्रॉ करेंगे इसका ओरिजिनल पाथ. मीन्स अगर इसके पाथ में दूसरा मीडियम नहीं आता, ये नीचे तक दूसरा मीडियम है आपका जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n2, बट n2 इज ग्रेटर देन n1 कंसीडर किया है हमने हमारे इस केस में. ठीक है, तो
ओरिजिनल पाथ ये था, बट एज वी नो व्हेन अ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट बेंड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बेंड हो जाती है या तो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर, डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी। अब यहाँ आपको पता है बेंड तो होगी, बट ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है n2 की, या हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन n1, n2 का ज़्यादा होगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और ऐसे अपना पाथ ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो इस रे को हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। ये है आपका नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल था एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली आपकी रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम इस मीडियम में कोई मिरर रख दें, प्लेन मिरर, ठीक है, जिस पर आपकी लाइट कैसे डले? नॉर्मली। आपने डिस्कस किया था ना कि लाइट कैसे फॉल करनी चाहिए? नॉर्मली। तो अब नॉर्मली इस पर डल रही है, आपको पता है अगर मिरर पर लाइट डलेगी तो रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ भी देखेंगे कैसे रिफ्लेक्शन होगा। ये आपकी मिरर है, ये आपकी लाइट आ रही है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा और यहाँ पर नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है लाइट नॉर्मली है तो नॉर्मल भी यहाँ आएगा एज इट इज, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आ जाएगा? 0। अब आपको पता है टकराने के बाद ये लाइट वापस जाएगी, क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाती हुई वापस जाएगी और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ आई और आर 0 है, इसलिए इन्होंने रिट्रेस किया अपना पाथ। अब देखिए, अब जब आपकी रे यहाँ जब स्ट्राइक करेगी, ठीक है, अब स्ट्राइक कर रही है तो हम क्या कह रहे हैं कि फिर से मीडियम चेंज हो रहा है। अब ये सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाएगी, अब सेकंड से फर्स्ट में जाएगी तो फर्स्ट की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है ना, और सेकंड की ज्यादा है, तो ये बैंड होगी। लेकिन अब की बात, वो खुद से कम ऑप्टिकल डेंसिटी में अगर जाएगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा और इसका पाथ यही होगा जो पहले था, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। हाँ, तो देखिए बेटा यहाँ हमारा पाथ तो क्या हो गया? रिट्रेस, क्योंकि आपको पता है यहाँ से 90 डिग्री था तो ये एज इट इज यहाँ ट्रेवल करेगी जैसा ये आई थी, और इसके बाद रिफ्रैक्शन होगा। तो आपको पता है अब की बार ऑप्टिकल डेंसिटी फर्स्ट मीडियम की कम है और सेकंड की ज्यादा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी और उतना ही बैंड होगी जितना वो पहले थी, तो मीन्स अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। अब यहाँ हम अप्लाई करते हैं हमारा स्नेल्स लॉ, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। स्नेल्स लॉ क्या था बच्चा? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को दो टाइप से हम कह सकते हैं। स्नेल्स लॉ एक तो हमने क्या कहा था कि स्नेल्स लॉ है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू अनदर। तो आप इसको ये भी कह सकते हो। ठीक है, अगर हम n यूज कर रहे हैं यहाँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप n ले सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट सिंबल मिलेगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसे हम n21 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये n21 ही है एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, अब इसे और हम क्या लिख सकते हैं? चलिए इनको हम वेलोसिटीज की फॉर्म में लिखना चाह रहे थे, लिखना सीखा था, लेकिन वेलोसिटीज की यहाँ जरूरत नहीं है। हम अब अप्लाई करेंगे इस स्नेल्स लॉ को यहाँ। तो देखिए हमारी लाइट ने जब स्टार्ट किया था यहाँ से अपना पाथ, उस पॉइंट को हम A कह सकते हैं। ठीक है, स्ट्राइक किया इस पॉइंट को हम B कह सकते हैं, और मिरर पर स्ट्राइक किया उसके हम क्या कह सकते हैं? C से कह सकते हैं। तो फर्स्ट केस तो क्या था? आपकी रे A से B ट्रेवल कर रही थी, फिर B से C ट्रेवल कर रही थी, उसके बाद फिर C से B ट्रेवल किया है और B से A ट्रेवल किया है। ये है हमारी प्रोसेस। ठीक है, तो फर्स्ट हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ ऑन B, स्नेल्स लॉ ऑन पॉइंट B। आप B पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी रे A to B आई, यहाँ रिफ्रैक्शन हो गया, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन बना? I बना। तो आप ये कह सकते हैं साइन I बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन बना? R। तो यहाँ हम कह सकते हैं साइन R
आपकी जो लाइट है वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आई है, अब फर्स्ट से सेकंड में आई है, तो हम ये कहेंगे, जिसे आप ये भी कह सकते हैं n2 1। क्लियर है? इसे हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट हमारी। अब नेक्स्ट देखिए, अब आपका जब मिरर से यहाँ आने के बाद इसी पॉइंट पर मिरर से स्ट्राइक करेगी लाइट, और स्ट्राइक करने के बाद रिवर्स जाएगी इसी पाथ पर, तो अगेन अप्लाई, यहाँ तो था अप्लाई स्नेल्स लॉ ऑन बी, ठीक है, ऑन बी एज पाथ क्या था, A to B था, लाइट का फिलहाल पाथ A to B था। अब हम फिर से B पर अप्लाई करेंगे, लिख सकते हैं हम अप्लाई स्नेल्स लॉ ऑन B पर B, बट अब की बार जो पाथ है हमारा एज पाथ इज C to B। अब की बार जो हमने पाथ चुना है वो कौन सा है, C से B का है, तो हम इक्वेशन लिखें उसके लिए। अब आपको पता है B पर फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन दिस टाइम आपकी जो ये रे ऑफ लाइट है इसके लिए किसका काम करेगी, इंसिडेंस का। तो ये जो एंगल R है ना, इस केस में इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ठीक है। और इससे फिर दूसरे मीडियम में जब चलेगी तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, I बोल रहे हैं, उसे हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विद साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो अब देखिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस केस में इंसिडेंस कौन है, R है, तो यहाँ लिखेंगे R। फिर रिफ्रैक्शन कौन है, I है, तो यहाँ लिखेंगे साइन I इक्वल्स टू, अब यहाँ तो था रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, तो हम ऐसा लिखेंगे, लेकिन इस केस में रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट हो रहा है, सेकंड टू फर्स्ट हो रहा है, तो इसको हम 2n1 कह सकते हैं, या आप इसको n12 ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? आई थिंक आपको अच्छे से ये दो इक्वेशन समझ आई होंगी, इसे हम इक्वेशन सेकंड नाम दे सकते हैं। बोलिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से। तो करें क्या, देखिए यहाँ इसके नीचे करती हूँ मैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट विद सेकंड, मल्टीप्लाई फर्स्ट विद सेकंड। अब आपको अच्छे से पता है जब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के जो कंपोनेंट है उनकी मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड के कंपोनेंट्स के साथ हो जाएगी, और राइट हैंड साइड के जो कंपोनेंट है उनकी मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड के कंपोनेंट्स के साथ हो जाएगी। तो देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड में फर्स्ट इक्वेशन में है साइन I बाय साइन R इनटू, लेफ्ट में यहाँ क्या है, साइन R बाय साइन I इक्वल्स टू, राइट में यहाँ क्या है, n21 और यहाँ क्या है, n12। अब यहाँ देखिए साइन I से साइन I कैंसिल, साइन R से साइन R कैंसिल, यहाँ होगा 1 इक्वल्स टू n21 इंटू n12। क्लियर है? इनमें से मैं किसी एक को भी अगर इधर लेके आऊंगी तो वो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवीजन में, तो हमारा नेक्स्ट रिजल्ट ये आ जाएगा कि n21 होगा, वो होगा 1 बाय n12, या इसका रेसिप्रोकल भी हम कह सकते हैं कि n12 को क्या होगा, हम ऐसा लिख सकते हैं कि n12 इक्वल्स टू 1 बाय n21, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड विल बी रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है ना। मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप एयर से वाटर में जा रहे हैं तब अगर 4/3 है, तो जब वाटर से एयर में आएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ऐसे ही ग्लास में भी है, एयर से ग्लास में जब जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, 1.5 जिसे आप कहते हैं। इट मीन्स जब आपकी रे ग्लास टू एयर आएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनका रिलेटिव कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो एक बार देखिए बेटा, यही है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ one with respect to another will be equal to reciprocal of refractive index of another with respect to first, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो कंक्लूजन है वो लाइन एक बार यहाँ हम लिखते हैं, और आई थिंक आपको ये समझ आया होगा अच्छे से, फिर कंक्लूजन हम लिखते हैं। देखिए
तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम आप कह सकते हैं, फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम is always reciprocal होगा of refractive index of second medium with respect to first, of refractive index of second medium with respect to first। क्लियर है बच्चा? इसी को हम ये कह रहे हैं कि n12 होगा वो 1/n21 होगा, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, इसे हम कर लेते हैं साफ, आई थिंक कर लिया होगा आप लोगों ने बच्चा। और हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसे हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना, वो होता है आपका 3/2, ठीक है। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, जिसे हम ये कहेंगे, वो क्या हो जाएगा 2/3। ऐसे भी वाटर के लिए कह सकते हैं। तो इसका तो क्या मतलब है, जब आपकी रे एयर से ग्लास में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, लेकिन जब आपकी रे ग्लास से एयर में आएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लेकिन एक खास बात और है, यहाँ हमने क्या लिया था, सिर्फ एक मीडियम, एक मिनट देखिए, यहाँ हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ एक मीडियम में से लाइट आपकी पास हो रही है, फिर वो मिरर पर स्ट्राइक कर रही है और उसके बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर। लेकिन जरूरी नहीं एक, हम 2 मीडियम, 3 मीडियम, 4 मीडियम, मल्टीपल मीडियम्स हम ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम मल्टीपल मीडियम के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमारी ग्लास स्लैब्स हैं, ये डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है, ये डिफरेंट मटेरियल की है, ठीक है। ये आप एयर कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1। इसे आप कह सकते हैं ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। और ये कोई थर्ड मटेरियल हो सकता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n3। ये कोई और ऐसा हो सकता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज़्यादा है। तो मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि n1 इज लेस देन n2, n1 n2 से कम है, लेकिन n2 इज ऑल्सो लेस देन n3। मीन्स ये रेयर, ये इसकी बजाय डेंसर है, और ग्लास की बजाय ये जो थर्ड मटेरियल है वो और ज़्यादा डेंसर है। तो ये मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकंड और मीडियम थर्ड हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इसमें भी एप्लीकेबल है। ये आपकी रे है जो कि इंसिडेंट हुई है। अब अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो आपकी रे का पाथ ये रहता, क्लियर है क्या, ये अनडेविएटेड अपने पाथ पर चली जाती। बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ और यहाँ होगा रिफ्रैक्शन, इसे आप ए कह सकते हैं। अब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहेंगे, क्लियर है। अब आपको पता है ये ओरिजिनल पाथ तो ये था, बट अब ये रेयर से डेंसर में आई है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और कुछ ऐसा पाथ ट्रैवल करेगी। अब इसे हम कहेंगे R1, रिफ्रैक्शन हो गया एक बार, क्योंकि रिफ्रैक्शन आगे भी होने वाला है इसलिए हम इसे R1 नाम दे देंगे। अब यहाँ फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, क्या नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि अब फिर से मीडियम चेंज होने वाला है। यहाँ इसका जो काम है वो क्या है, इंसिडेंस का। तो मीन्स ये जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। ये दोनों लाइन से ये पैरेलल है और इन पर जो नॉर्मल्स होंगे वो भी पैरेलल्स होंगे। तो ये देखिए जेड बन रहा है कि नहीं, आप खुद देखिए। तो आप इसको भी क्या कहेंगे, R1 कहेंगे, ठीक है। अब ये फिर से अगेन थोड़ा सा और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, तो देखो और भी छोटा एंगल बनेगा इनके बीच, और इसे हम कहेंगे R2, सेकंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ नॉर्मल बनाया, अब यहाँ नॉर्मल बनाया तो ये भी क्या होगा R2, दोनों R2 होंगे, वो तो पता चल गया ना, फिर से अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। और अब
रही है। यहाँ फर्स्ट मीडियम था ना, तो इसके बाद फिर से फर्स्ट मीडियम है। फर्स्ट मीडियम तो रेयर है, और रेयर है तो रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी, और नॉर्मल से दूर जाएगी तो ऐसे हो जाएगी। तो आप एक तो ये देखिए कि पहले वाली जो रे थी उसके पैरेलल हो जाएगी, और एंगल है सेम मीडियम में आने पर उतना ही बनाती है जितना यहाँ था। तो ये एंगल किसके इक्वल बनेगा? आई के इक्वल। ये याद रख लेना। आपकी रे मल्टीपल रिफ्रैक्शन होने के बाद अगर सेम मीडियम में आ जाएगी, ठीक है, तो वो उतना ही एंगल बनाएगी जितना यहाँ बना था, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ भी हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को स्टडी करना है तो हम एक मिरर कंसीडर करेंगे जो कि नॉर्मली रखा है आपकी रे के। अब आपकी रे ने अगर नॉर्मली इस पर इंसिडेंस किया है तो नॉर्मल यही बनेगा और आपकी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आएगी। क्लियर है? जैसा हमने पिछले केस में किया था। अब ऐसे ही आएगी तो यहाँ इंसिडेंस होगा, तो ये क्या करेगी? रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। यहाँ रेयर से डेंसर से रेयर, क्योंकि अब की बात N3 से N2 में जा रही है तो थोड़ी सी अवे हो गई, और यहाँ और अवे चली जाएगी। मीन्स ये अपने पाथ को रिट्रेस करती है, ठीक है, जिस रास्ते से आई थी। अगर यहाँ से हमने इसको उसी रास्ते पे डाल दिया तो आगे ये अपना सेम पाथ ट्रेवल करेगी। तो ये पॉइंट A था जहाँ से स्टार्ट किया, इस पॉइंट को हम B कहेंगे, इसको C कहेंगे, इसको D, और इसको हम क्या कहेंगे? E। अब हम हमारे इक्वेशंस लिखते हैं, कैसे देखिएगा, इसे हम साफ कर लेते हैं। जब इक्वेशन फर्स्ट एट B पर देखिए। अब B पर क्या हो रहा है? स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे हम, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है, और वो किसके इक्वल है? आपकी रे है वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड में जा रही है, तो N21 यही होता है ना, फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे तो आप 1 को यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, ये इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट। अब देखिए एट C पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे बेटा, तो C पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो आप देखिए क्या आ गया? साइन R1 बाय साइन R2, क्योंकि C पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है R1 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R2 इक्वल्स टू N। अब बताइए क्या लिखे? आपकी रे है वो सेकंड मीडियम से थर्ड में जा रही है, तो यहाँ 3 2 लिखेंगे। ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी? सेकंड। अब देखिए एट D, हम D पर लगा सकते हैं, D पर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इंसिडेंस कौन कर रहा है? R2 कर रहा है, और आप नीचे देखिए साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्ट होती है उतना ही एंगल बनाती है जितना यहाँ था, तो इसे हम लिखेंगे I इक्वल्स टू। अब क्या है आपका? थर्ड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे N13, और ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। अब हम क्या करें? तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, और आपको पता है जब हम इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड की टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब लेफ्ट में लेफ्ट और राइट में राइट। लेफ्ट देखिए सबसे पहले फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का, साइन I बाय साइन R1 इनटू सेकंड का साइन R1 बाय साइन R2, और थर्ड का देखिए साइन R2 बाय क्या है? साइन I अगेन, और राइट हैंड साइड में N21 है, इनटू में N32 है, और इनटू N13 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा ये R1 है, R1 को हम साइन R1 से कैंसिल, साइन R2 को साइन R2 से कैंसिल, और ये साइन I है, ये साइन I को कैंसिल करेगा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स है वो सभी एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और आपके पास वैल्यू मिलेगी 1। तो कंक्लूजन क्या है? यहाँ से देखिए हमारे जो मटेरियल है, तीन मटेरियल थे, तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट है वो 1 है। पिछले केस में हमने क्या पढ़ा था? 2 मटेरियल थे, एयर और आप ग्लास कह रहे थे, तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट 1 था। अब तीनों का है, देखिए N21 इनटू N32 इनटू N13। 21 फर्स्ट से सेकंड में एंटर किया था, 32 सेकंड से थर्ड में एंटर किया था, और 13 थर्ड से फर्स्ट में एंटर किया था, और ये आ गया 1 के इक्वल की आपकी इक्वेशन, ठीक है। तो सभी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 1 होगा। यहाँ उस इक्वेशन में तो हमने क्या कहा था, पिछली जो हमारी बनी थी
कि एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेसिप्रोकल होगा। यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि किसी एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, ठीक है। और हम देखो इसे तो ये कह सकते हैं कि आपकी रे है वो फर्स्ट मीडियम से सेकेंड में गई है, क्लियर है ना। और इसे हम कह सकते हैं कि आपकी रे है वो थर्ड से फर्स्ट में, फर्स्ट से थर्ड से, सॉरी इसको क्या कह सकते हैं, रे थर्ड से फर्स्ट में गई है। तो क्या हम इसे फर्स्ट से थर्ड कह सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट से सेकंड है तो इसको n13 को हम 1/n31 कह सकते हैं, क्लियर है। अगर ऐसा ही हम अप्लाई करें तो, और इसे रिप्लेस करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनेगी वो देखिए। इसे हम साफ कर देते हैं, देखिए अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी। n21 इंटू n32 इंटू 1/n31, n13 था तो उसको मैं 1/n31 लिख सकती हूँ इक्वल्स टू 1। ओनली n32 में निकालना चाहूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, क्या आएगा वो देखिए, ये दोनों उधर जाएंगे। अब ये n31 है, ये रेसिप्रोकल में है तो अपवार्ड चला जाएगा n31 और ये डाउनवर्ड आ जाएगा n21। तो आप क्या कह सकते हैं कि देखिए ये काफी काम आएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। न्यूमेरिकल्स इस तरह से बेस्ड होते हैं इस मेथड पे। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, थर्ड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए सेकंड विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। यहाँ क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विद रिस्पेक्ट टू एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो एयर के विद रिस्पेक्ट टू हो या वैक्यूम के विद रिस्पेक्ट टू हो उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड। इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि एयर से आपकी रे वाटर में और फिर ग्लास में गई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा। अगर क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और आपको सिंपली दे दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो है भाई 4/3, मींस एयर के विद रिस्पेक्ट टू 4/3 होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है 3/2 विद रिस्पेक्ट टू एयर, जी और डब्ल्यू आप कह सकते हैं। उस वक्त आपको ये नॉलेज काम आएगी। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अगर वाटर निकालना है तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 3 2 है तो ऊपर 3 नीचे 2 है, तो यहाँ ऊपर ग्लास और नीचे क्या आ जाएगा वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाला हम पुट करेंगे यहाँ 3/2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वाला हम पुट करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3/2 इंटू 3/4, आप इसे 9/8 कह सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर 9/8 होगा। इट मीन्स अगर वाटर से ग्लास में आपकी रे जाएगी तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपसे क्या पूछा जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो पलट जाएंगी वैल्यूज, ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आ जाएगा और नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ जाएगा। अब वैल्यू अपवर्ड 4/3 है, डाउनवर्ड 3/2 है, ये क्या बन जाएगा 4/3 इंटू 2/3 और ये क्या बन जाएगा 8/9 बन जाएगा। तो पहले वाले का ये जो NGW था और ये NWG है, तो आपको पता है एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, तो 9/8 की बजाय क्या बन जाएगा 8/9। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्या कहेंगे कि किन्हीं दो मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको देंगे और फिर उनमें से एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेंगे विद रिस्पेक्ट टू अनदर, तो आप इजीली अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और जो अभी हमने डिस्कस किया है कंपाउंड प्लेट, मीन्स आपने पढ़ा कि आपका फर्स्ट मीडियम था वो एयर था, सेकंड ग्लास थी, थर्ड भी कोई मटेरियल था, तो आप डिफरेंट टाइप का ग्लास उसे ले सकते हैं और इसे आप कंपाउंड प्लेट कह सकते हैं जो दो मटेरियल से मिलकर बनी हुई है। तो इसे हम रिफ्रैक्शन थ्रो कंपाउंड प्लेट के नाम से भी जानते हैं। आप पढ़ेंगे बुक्स में रिफ्रैक्शन थ्रो कंपाउंड प्लेट, कंपाउंड ग्लास स्लैब भी कह सकते हो, कंपाउंड प्लेट भी कह सकते हो, ठीक है। तो आज इतना ही काफी है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब और लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए बेटा, अपने परिवार का और अपना ख्याल रखिए। बी हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच।